सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसवा एकेडमी, द रेस ऑफ चैंपियंस। आई एम सागर गुप्ता, योर सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी। और आज हम अपना न्यू सब्जेक्ट लेकर आए हैं मैकेनिक्स, जो कि अब तक हम लोग 7 लेक्चर तक इसमें देख चुके हैं, या कह लीजिए लेक्चर 8 तक हम लोग इसमें देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर कवर करने वाले हैं, लेक्चर 9। ठीक है, लेक्चर 9 हम लोग इसमें देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जो कि मैंने इस चीजों पे बात करी थी। थोड़ा सा रिवीजन भी देख लेंगे, देखने रिवीजन भी जरूरी है। ठीक है, रिवीजन भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन के साथ साथ थोड़ा सा आज हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे इसको, इस चैप्टर के। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत इजी न्यूमेरिकल देखे थे। बहुत इजी क्या, सिर्फ और सिर्फ आपको रिजोल्यूशन करने के लिए आपको दिया गया था। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करने के लिए दिया गया था, जिसकी आपको क्या याद है? आप लोग कमेंट में आंसर दिए या नहीं? कमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। आपके कमेंट लाइव ही चेक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ठीक है। अभी तो कोई आप लोगों ने आंसर एक बार आंसर कर दिया कीजिए भाई, आपको होमवर्क दिया गया है। एटलीस्ट आप आपसे और मेरे ऑनलाइन में यही तो है कि एक कैसे पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है सामने वाले को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप यही मीडियम है आपका, क्या कि आप कमेंट करते रहा कीजिए, ताकि आपको जो भी सारे डाउट हो वो मुझ तक पहुंचते रहें, या जो भी आपके सॉल्यूशन हो वो मुझ तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो बात करते हैं स्टार्ट आज आज की क्लास से। चलिए देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ क्या पहले रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन सॉल्यूशन क्या था, या क्वेश्चन क्या था? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस टॉपिक चल रहा था हमारा। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? फोर्स की रिजोल्यूशन। मान लीजिए कि ये सीधे क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं उसी से आते हैं। ये आपको 100 दिया हुआ था। ये आपको लेमडा की वैल्यू 36 डिग्री दी हुई थी। और आपको मैंने बोला था कि इसको कॉस में और ये साइन में ब्रेक होगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 cos 36 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा 100 sin 36 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? ठीक है, आपको आज आपके लिए मैंने ये देखिए, ये मैं लाया हूँ FX MS 100। ठीक है, जिसके बारे में, जिस कैलकुलेटर के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज मैं ये, हालांकि थोड़ा इजी कैलकुलेशन है, ये मोबाइल के कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है, पर मैं इसको लाया हूँ क्योंकि आज थोड़ा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल कराना है हमें। ठीक है, एक वीडियो भी बन जाएगी कि कैसे हाउ टू यूज दिस साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? साइंटिफिक कैलकुलेटर। और आपके एग्जाम में, आपको ये एग्जाम हॉल में आप ये ले जाने की आपकी अनुमति होती है। ठीक है, या हो सकता है आप लोग ये बात पूछ लीजिएगा, वैसे मेरे एग्जाम में तो थी। ठीक है, इसकी बात करते हैं। 100 cos 36 डिग्री, ये आएगा 80.9। ये हो जाएगा 80.9016, इसकी वैल्यू आएगी। और इसकी वैल्यू आएगी 100 × sin 36, हो जाएगा 58.77। 58.778। तो ये आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने ये वाली 100 किलो न्यूटन था, तो ये भी आपका आएगा किलो न्यूटन में, ये भी आपका आएगा किलो न्यूटन में। ठीक है, आप ये लिखा है 80.9, इसको आप अप्रोक्सीमेट करके भी लिख सकते हैं। ये आएगा आपका 81 किलो न्यूटन। और यहीं ये पे, यहाँ पे ये आ जाएगा किलो न्यूटन, ये हो जाएगा 59 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्सेस। और ये आपका था क्या? म्यूचुअली, दूसरा हम लोगों ने देखा था म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहला हो गया।
दूसरा हो गया नॉट म्यूचुअली ठीक है, नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला और दूसरा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो आज का है। तो आज अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, आपकी बुक से ही न्यूमेरिकल रहेगी। न्यूमेरिकल है ये भी थोड़ा सा इजी है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़े आपका थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, क्वेश्चन 1, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स पी, ऑफ फोर्स पी बराबर पी इक्वल्स टू 500 न्यूटन। ये भी इजी है, बस थोड़ा सा कराया जा रहा है ताकि आप लोग फ्लो में आ जाए। व्हेन इट मेक्स 60 डिग्री विथ, ठीक है, व्हेन इट मेक्स 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूज एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूज एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, आपको एनालिटिकल अप्रोच यूज करना है। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम ठीक है, 500 न्यूटन है। ठीक है, और ये हो गया, और इसको इरेज ही कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपको वैल्यू दी हुई है 500 न्यूटन, इसकी वैल्यू दी है 500 न्यूटन, और ये आपको इंक्लाइंड है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग को कंपोनेंट में तोड़ना है विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल अप्रोच। इसमें फाइंड क्या करना है हम लोग को, इट मेक्स डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हम लोग को कुल मिलाकर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है कि देखिए 4 साइड होती हैं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो ठीक है, तो उसी इसलिए ये बोला है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करना है, क्योंकि जो वैल्यू इस वाले एक्सिस की होगी वही वैल्यू इस वाले एक्सिस की होगी, जो वैल्यू इस वाले एक्सिस की होगी वो वैल्यू इसी वाले एक्सिस की होगी। तो इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल दिया है। फाइंड आपको करना है सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। तो चलिए फाइंड करते हैं। आपका जो एक्स एक्सिस पे होगा और ये वो देखिए, इस चीज को देखिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला है। देखिए कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, दो एक्सिस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो इस तरफ होता है, ठीक है, इस तरफ राइट साइड में जाएंगे तो ये पॉजिटिव, और नेगेटिव साइड में जाते हैं लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड बोल दीजिए। ठीक है, और लेफ्ट साइड बोल दीजिए, तो ये हो गया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ये होता है आपका निगेटिव, राइट साइड में हो गया आपका पॉजिटिव। तो ये बोला है पॉजिटिव साइड, यानी कि इस तरफ हम लोग को चलना है। ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं।
ये आप समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है। तो राइट साइड में जाते हैं, राइट साइड में तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेना है इसको, तो ये हो जाएगा आपका 500 cos 60, cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 500, ये वाला जो है कंपोनेंट 500 sin 60 डिग्री। तो वही कैलकुलेटर का यूज करते हैं, सिंपल पिछले फॉर्मूले की तरह था, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट हमें आपको समझाना था ताकि आप स्टेटमेंट पढ़ करके सॉल्व करना सीख जाएं। ये आप कमेंट में बताइएगा, मैं फिर भी लिखूंगा जरूर, क्योंकि मुझे अब इसके बाद हार्ड क्वेश्चन कराने थोड़े। ये हो जाएंगे आपके 250 आया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट आया आपका 500 इंटू साइन 60, ये हो गया 433, 433 न्यूटन आ गया। ये हो गया आपका 250 न्यूटन। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू देखते हैं, आप ही की बुक से ही क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ये वाला थोड़ा टफ लेते हैं, ठीक है। ये है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज 200 न्यूटन, ठीक है। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ पी क्यू, पी एंड क्यू, ठीक है। ये भी यार वैसा ही क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन, ये चैप्टर इजी। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 पे, ठीक है। हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करते हैं, फिर क्वेश्चन बाकी बाकी आगे मिलते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है, आई होप, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स पे। चैप्टर नंबर, सॉरी लेक्चर, चैप्टर फोर्स 4 आपका हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सर मोमेंट मतलब क्या होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या होता है कि पहली बात तो हम लोगों ने अभी तक फोर्स पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, फोर्स पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों ने इसमें देखा, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने मोमेंट के बारे में, सॉरी फोर्स के बारे में पढ़ा इन चैप्टर 2। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि फोर्स कैसे कैसे किस किस प्लेन पे लगते हैं, और उनकी किन किन, मतलब हम लोगों ने पढ़ा कोलिनियरिटी ऑफ फोर्सेस, नॉन कोलिनियर, कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब कि व्हेन टू और मोर फोर्सेस पासेस थ्रू one point or intersecting at a point, then this type of forces is called as the concurrent forces, ठीक है। ये हो गया हमारे concurrent forces। तो हम अब हम बात करें मोमेंट की, तो अगर हम लोग फोर्स में सिर्फ एक कंटेंट का या एक क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट विल बी गोइंग टू बी मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। सर ये कैसे होगा आगे, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये होगा मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद द डिस्टेंस डी। सर ये क्या क्या कहा आपने,
मतलब अगर फोर्स के साथ जस्ट डिस्टेंस डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मोमेंट हो जाएगा। तो मोमेंट होता क्या, ये देखते हैं। पहले एग्जांपल समझते हैं, बेसिक एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए ये कोई बॉडी थी। अब इस बॉडी पर लेट्स से एट एट पॉइंट एक्स एफ फोर्स इज गेटिंग टू बी अप्लाइड ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, एक्स पॉइंट पर ये लोड लगाया जा रहा है जिसे फोर्स एफ कहते हैं। ठीक है, if at this point f or x, f is getting to be acted upon it, ठीक है, अगर इस पे f एक्ट कराया जा रहा है, ठीक है, और अगर सिर्फ मोमेंट बताने के लिए हम लोगों को एक डेफिनेट पॉइंट चूज करना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, तो इस पेन की डिस्टेंस बताओ, कहाँ से बताओ। ये होता है ना कि मैं आपके कॉलेज, आपके घर से लेकर के आपके कॉलेज की डिस्टेंस मान लीजिए कि 3 किलोमीटर है। लेट से आप अज्यूम कर लीजिए कि 3 किलोमीटर है, या आपके हॉस्टल से कह लीजिए, एक हॉस्टल से लेकर के आपके कॉलेज की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो ये ये एक आपको रेफरेंस पॉइंट दे दिया गया कि फ्रॉम योर हॉस्टल टू योर कॉलेज। ठीक है, हॉस्टल से लेके कॉलेज तक की जो आपका डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। पर अगर आपको ये बताया ही ना जाए कि आपके हॉस्टल से लेकर के आपको कहाँ तक जाना है या कहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर है, तो फिर ये तो बस बड़ी असमंजस वाली बातें हैं। तो वैसे ही मोमेंट को भी बताने के लिए एक डेफिनेट पॉइंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं, चलिए मान लीजिए मैं इस पॉइंट, जो ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट जो है, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं, ये पॉइंट है, ले लेते हैं हम आर एस। ठीक है, आर पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये आर पॉइंट हो गया, और यहाँ पे या कह लीजिए इसको, ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया आपका एस, और ये पॉइंट हो गया आपका आर पॉइंट, पॉइंट आर, और इस पे फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है। तो फ्रॉम एस टू आर, एस से लेकर के आर की डिस्टेंस कितनी है, या कह लीजिए आर से लेकर के एस की डिस्टेंस कितनी है, डी है, डिस्टेंस डी है। मान लीजिए यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है हम लोग को, डिस्टेंस डी दी हुई है। तो अगर हम बोले कि इस फोर्स की वजह से पॉइंट एस पर ये बॉडी में कितनी मोमेंट आ रही है, इस चीज को बोलते हैं। ठीक है, एक मैंने बोला ना एक डेफिनेट पॉइंट, तो हम लोग लिखेंगे एफ मोमेंट एम बराबर हो जाएगा फोर्स एफ इंटू डिस्टेंस, इंटू का डिस्टेंस डी। ठीक है, ठीक है, इंटू का हो जाएगा डिस्टेंस डी, मोमेंट बराबर हो गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डी हो गया। ठीक है, हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मोमेंट बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि, लास्ट क्लास में नहीं, 2 क्लास पहले हम लोगों ने बताया था कि कोई भी फॉर्मूला ऐसे ही नहीं लिख दिया गया होता है। जो सारे फॉर्मूलाज होते हैं उनमें, जैसे मान लीजिए हमने बताया था, जो ये कंडीशन की बात मैं कर रहा हूँ, ये मैंने बताया था आपको, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन में। तो फोर्स आपका डिपेंड कर रहा है मास पे भी, फोर्स आपका डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन में भी। वैसे ही आज का जो हमारा फॉर्मूला है, मोमेंट, मोमेंट एम बराबर हो जाएगा फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो एफ इंटू डी हो गया आपका मोमेंट एम। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका मोमेंट एम आपका डिपेंड कर रहा है फोर्स पे भी और डिस्टेंस डी पे भी। ठीक है,
फोर्स एफ पे भी डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस डी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये आपकी डिपेंडेंसी बता रहा है, तो आप यहाँ से ये समझ में आता है कि मोमेंट आपका फोर्स पे भी डिपेंड है और डिस्टेंस डी पे भी डिपेंड है। तो यहाँ लिखेंगे मोमेंट एम इज डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स एफ एंड डिस्टेंस डी। डिस्टेंस डी इफ मोमेंट, इसका बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाते हैं। इफ मोमेंट इज इंक्रीजिंग, सॉरी इफ फोर्स, ब्रैकेट लिख लीजिए अप्लाइड, इफ फोर्स अप्लाइड यानी कि अप्लाइड फोर्स इज increasing then moment will also increase। तो increase, ठीक है। एंड इफ distance is increasing then moment will, ये moment will also increase। ठीक है, moment will also increase। अब बात करते हैं, यहाँ पे ये चीजें हो गई आपकी। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए सर, ये आप बना क्या रहे थे? मान लीजिए आपके घर के दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा आपके, ठीक है, ये आपके बेडरूम का है। ये मान लीजिए ये वाला दरवाजा आपके बाहर जो आपका मेन गेट है वहां का है। ठीक है, आपने कभी ना, आप जब भी देखे होंगे आपके दरवाजे पे जब भी हैंडल लगा होता है वो हमेशा दरवाजे के बिल्कुल एंड पे लगा होता है। जैसे मान लीजिए ये दरवाजा आपका फिक्स है, इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, यहाँ पे पाइवोट पॉइंट है जिसको बोलते हैं पिवोट पॉइंट। ठीक है, ये आपका पिवोट पॉइंट है, ये इसको पाइवोट पॉइंट भी बोलते हैं। ये आपका पाइवोट पॉइंट है, यहाँ इसके अबाउट आपका डोर फिक्स है, यानी कि इसके अबाउट डोर खुलेगा बंद होगा, डोर खुलेगा बंद होगा। तो आपने जब भी देखा होगा जो दरवाजे की हैंडल है वो हमेशा एंड पे लगी होती है। अगर इसमें देखा जाए तो आपने अपने बेडरूम में दरवाजे पे अपना हैंडल यहाँ बीच में लगाए हुए हैं। तो सर इसके नुकसान क्या क्या है, या इसका मतलब हम लोग मोमेंट में क्यों पढ़ रहे हैं, ये देखते हैं। ये मान लीजिए आपका पाइवोट पॉइंट है जिसके अबाउट डोर आपका रोटेट करेगा। ठीक है, ये भी नाम लेते हैं पाइवोट पॉइंट। ठीक है, पाइवोट पॉइंट हो गया। इसी के अबाउट डोर खुल रहा है, डोर बंद हो रहा है, डोर खुल रहा है, डोर बंद हो रहा है। तो ये देखिए,
अब यहाँ पे देखेंगे मोमेंट, यहाँ पे जो दरवाजा आपका खुलता है बंद होता है, उसमें आपका जो प्रोसेस जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मोमेंट, वहां पे ये अप्लाई होता है। आपका क्या अप्लाई होता है? मोमेंट एम अप्लाई होता है, ठीक है। तो मोमेंट एम बराबर हो जाएगा फोर्स, मैंने बताया मोमेंट एम बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट एम बराबर यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला मोमेंट एम बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया मोमेंट एम बराबर फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ठीक है, फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया। यहाँ मैंने बोला कि मोमेंट जब भी बताते हैं तो किसी ना किसी एक डेफिनेट फिक्स्ड पॉइंट या फिर फिक्स्ड डायरेक्शन, मतलब फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए ये वो फिक्स्ड एक्सिस है, ये लंबी लाइन, ठीक है। ये हो गया मोमेंट, डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी, फोर्स एफ, ठीक है, फोर्स एफ और डिस्टेंस डी। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस d2 है, डिस्टेंस d1 और डिस्टेंस d2। अभी अगले पेज से हम लोग ब्लैक बैकग्राउंड लेते हैं, थोड़ा सा आँख पे दिक्कत कर रहा है। ये ठीक है, दिख, चलिए ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स आप उतना ही लगा रहे हैं। देखिए अब मेरे ऊपर है ना कि फोर्स हम कितना भी लगा दें। अब जैसे देखिए, कोई हो सकता है दुबला पतला आदमी आपके घर का दरवाजा खोला, मान लीजिए आपके घर का गेट बहुत हैवी है, लोहे, आज के जमाने में फैशन भी तो जमाना है ये। मान लीजिए आपके मेन गेट पे लोहे की बड़ी सी गेट लगी हुई है, आप अपने रॉयल्टी दिखाने के लिए बहुत बड़ी सी गेट लगा दी है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है। तो आपने रॉयल्टी दिखाने के लिए बहुत बड़ी सी गेट लगा दी, तो बहुत बड़ी सी गेट लगा दिए, और वो बहुत ही डेंसर है, बहुत ही डेंसिटी उसकी क्या है, हाई है। जितनी डेंसिटी हाई रहेगी, जितना उसका वेट रहेगा बहुत ही हैवी रहेगा, यानी कि उसको खोलने बंद करने के लिए आपके पास उतनी फोर्स भी होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए, तो हम ऐसा सिस्टम अपनाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यही डोर है, ठीक है। आपको बहुत, मैं चाहता हूँ कि बहुत दुबला पतला सा आदमी भी रहे तो अपने उस दरवाजे को खोले, ऐसा ना हो कि बहुत ही भारी भरकम कोई जिमी आदमी हो जो कि तगड़े का हो, वो आकर के दरवाजा खोले, ऐसा तो नहीं, सबको आना जाना है। तो भाई इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा साइंस का यूज करो, हैंडल को दूर लगाओ, डिस्टेंस डी बढ़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस डी बढ़ेगा तो आपको उतने ही फोर्स में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, ये आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और यहाँ पर भी आपने फोर्स लगाया, ये हैंडल आप यहाँ लगा रहे, सोचिए कितना प्रॉब्लम होगा, आपको बिल्कुल बीच से ओपन करना होगा। ऐसे ही आप एक बार कभी भी, हैंडल भले ही आपके दरवाजे में एंड पे लगा हो, आप बीच में फोर्स लगाइएगा, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि जितना दरवाजा आप हैंडल पे लगे हुए, मतलब हैंडल पे लोड लगाने के बाद जितना ज़्यादा खोल पाएंगे, उतना ही लोड आप लगाइए बीच में, बहुत ही कम खुलेगा। ये क्यों होगा? क्योंकि आपने मोमेंट बड़ा कम, आपको मोमेंट बड़ा कम मिला। क्यों कम मिला? क्योंकि आपकी डिस्टेंस बहुत कम थी, आपने आपकी फिक्स्ड एक्सिस से, फिक्स्ड पॉइंट से आपकी डिस्टेंस डी बहुत कम थी। जब डिस्टेंस डी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंट कम आएगा। आई होप आपको ये डाउट क्लियर होगा। आप एक बार इमेज बनाइए और इसको समझने की कोशिश करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पानी लेना भाई।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी यूनिट ऑफ मोमेंट। चलिए मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? एम बराबर हो जाए एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ठीक है, मोमेंट एम बराबर हो जाएगा फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। यहीं से हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। और डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। तो मोमेंट का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। समझ में आया? चलिए ये हो गया हमारा मोमेंट टाइम बराबर फोर्स इंटू, सॉरी इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर। चलिए देखते हैं, मोमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अभी हम बेसिक करते करते आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मोमेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट है, वही दो तरीके के मोमेंट होते हैं आपके, लिखते हैं। सबसे बड़ी बात होती है हेडिंग की, हेडिंग समस्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट यानी मोमेंट कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मोमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है आपका क्लॉकवाइज मोमेंट। पहले क्लॉकवाइज मोमेंट के बारे में लिख लेंगे कि क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट व्हेन मोमेंट acted on body has the tendency to rotate the body in clockwise direction। ठीक है, टू रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई फिक्स्ड एक्सिस है, मान लीजिए ये है आपका एस, कोई पॉइंट एफ, कोई पॉइंट कोई बॉडी है कह लीजिए, वहां पे फोर्स एफ लग रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम लिखते हैं आर। ठीक है, और आर रख देते हैं, यहाँ पे पॉइंट का नाम आर रख देते हैं, और यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी डी है। तो मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा, मोमेंट एम बराबर हो जाएगा फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये बॉडी आपको, आप देखिए घड़ी कैसे घूमती है, देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी यूज करना होगा आपने। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये आपका क्लॉकवाइज है, ये
8 और ये हो गया 11। मान लीजिए ये आपकी सेंटर पाइवोट पॉइंट है। ये आपका जो आवर वाली ठीक है, आवर वाली क्या है इसको कह सकते हैं, सुई कह लीजिए। और ये मान लीजिए आपका मिनट वाली। आपकी जो घड़ी है वो घड़ी की सुइयां कैसे मूव करती है, ऐसे देखिए, ऐसे मूव कर रही है ना, ऐसे। ये देखिए, ये मेरा अंगूठा किधर तरफ है, इधर आ रहा है। और अगर राइट का यूज करेंगे तो ये वाला अंगूठा इधर जाएगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो। और अगर आप ऐसे मूव करते हैं तो वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, या इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, और काउंटर क्लॉकवाइज को ही एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, मोमेंट टाइम बराबर है फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर का डिस्टेंस डी। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी ये समझिए, ये लोड को अगर हम लोग आगे बढ़ाया जाए, आगे इन द सेंस, एक मिनट रुकिएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो आपका फोर्स एफ है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स एफ इंटू डिस्टेंस डी। फोर्स का एफ, ये देखिए, ये देखिए इस चीज को, एक मिनट, ये फोर्स एफ ऊपर जा रहा है और डिस्टेंस डी ये इधर। तो फोर्स इधर इधर जा रहा है, तो हम लोग देखिए इधर फोर्स जा रहा है तो ऐसे मुड़ जा रहा है, ऐसे मुड़ जा रहा है। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज मोमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इससे इजी एग्जांपल तो नहीं हो सकता। दूसरा चलते हैं अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बारे में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। तो सर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा, इसको काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट भी कहते हैं, लिख ले। और काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, ये डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये फिक्स्ड पॉइंट आर है, ये फिक्स्ड पॉइंट एस है, आर एस। मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है एफ, इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस फ्रॉम आर टू एस डी है। आप देखिए, जैसे पिछले बारे में देखा था, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे। तो ये देखिए, ये फोर्स आपको बॉडी को पूरा ऐसे रोटेट करा रहा है। तो ऐसे तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, ऐसे तरह के मोमेंट को बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट। लिखेंगे, व्हेन द मोमेंट acting on the body has the tendency to rotate the body in counterclockwise direction, then it is called anti-clockwise movement। ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, नोट करिए। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा
साइन कन्वेंशन ऑफ मोमेंट। ठीक है, हमारा साइन कन्वेंशन ऑफ मोमेंट क्या है, यानी कि मोमेंट साइन कन्वेंशन, देखिए बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिएगा इस चीज़ को, जब भी आपकी बॉडी पर क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है, ये हम लोग पढ़ के आए हैं क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है और काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है। ये क्लॉकवाइज है, ये है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग नेगेटिव साइन से शो करते हैं, नेगेटिव साइन से शो, और काउंटर क्लॉकवाइज को यानी एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। ठीक है, साइंस से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी नीड होगी। तो काउंटर क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव शो करते हैं। पहली दूसरी बात ये, जो हमारा क्लॉकवाइज सॉरी, कहीं कुछ बुकों में क्या होता है कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, ठीक है, कुछ बुकों में क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और काउंटर क्लॉकवाइज को या एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव शो करते हैं। इसलिए मैंने बोला साइन का बहुत ज़्यादा ये नहीं है, पर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ये पता होना चाहिए। हम लोग कौन सा साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे, तो हम लोग ये वाला लेके चलेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज वाला और क्लॉकवाइज वाला, जो कि अगर क्लॉकवाइज को नेगेटिव और काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। तो हम लोग ये अपना डिस्कशन यहीं तक एंड करते हैं आज की क्लास का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट सारी क्लासेस को रिवीजन करके आया करिए, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे। और हाँ, एक बात और, जो भी आपको डाउट हो, अगर क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट में क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।